नमस्कार छात्रों। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के पिछले वीडियो में हमने अधिनायक तंत्र का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और अधिनायक तंत्र के लक्षण, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज का अगला टॉपिक अधिनायक तंत्र के गुण और उसके दोष, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अधिनायक तंत्र के गुण क्या क्या हैं? अधिनायक तंत्र के गुण, जिस समय अधिनायक तंत्र का बोलबाला था, कई बुद्धिजीवियों और विद्वानों ने इसकी खूब प्रशंसा की। इसकी प्रशंसा करने वालों में बर्नार्ड शॉ भी थे। इसने इसके कुछ गुण बताए। निम्नलिखित गुण कौन कौन से? पहला गुण है शासन में कुशलता। अधिनायक तंत्र का पहला गुण उसकी प्रशासनिक कुशलता है। इसमें राज्य शक्ति एक व्यक्ति अथवा अधिनायक में निहित रहती है। शासन संबंधी समस्त निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते हैं। अतः निर्णय लेने तथा निर्णयों की क्रियान्वित करने में समय की बर्बादी नहीं होती है और समयानुकूल शीघ्रतापूर्वक निर्णय लिए जाते हैं। इसमें शासन की कुशलता बढ़ जाती है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। राष्ट्रीय एकता की वृद्धि की दृष्टि से भी ये शासन अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसमें राष्ट्रीय हित को प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। अतः इसमें राष्ट्रीय भावना तेजी से विकसित होती है। अधिनायक तंत्र ने राष्ट्र आंतरिक क्षेत्र में सुदृढ़ बन जाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा की वृद्धि हो जाती है। तीसरा है संकट काल के लिए उपयुक्त। अधिनायक तंत्र को संकट कालीन परिस्थितियों का अधिक दृढ़तापूर्वक सम्मान कर सकता है। संकटकालीन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आवश्यक है कि शीघ्र क्या लिया जाए, निर्णय लिया जाए तथा गोपनीयता बनाए रखी जाए। ये दोनों बातें अधिनायक तंत्र में ज्यादा संभव हैं, क्योंकि समस्त प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति किसमें होती है? एक व्यक्ति के हाथों में होती है। इसमें शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं तथा उन्हें दृढ़ता से लागू भी किया जा सकता है। चौथा है राष्ट्र की प्रगति के लिए लाभदायक। राष्ट्र की प्रगति की दृष्टि से भी अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी है। रूस, जर्मनी, इटली, तुर्की, स्पेन आदि देशों में प्रथम महायुद्ध के कारण बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को यहाँ के अधिनायकों ने बड़ी तेजी से सुधारा है। उन्होंने अपने राष्ट्र के आर्थिक जीवन का पुनर्निर्माण बड़ी तेजी और तत्परता से किया है। पांचवा है कम खर्चीली शासन व्यवस्था। अन्य जो शासन पद्धतियां उनकी तुलना में ये अधिनायक तंत्र कम खर्चीली शासन व्यवस्था है। क्यों? कि लोकतंत्र के समान इसमें चुनाव आदि के प्रबंध में धन खर्च नहीं होता है तथा इसमें लंबे चौड़े शासन प्रबंध के लिए भी बहुत अधिक धन खर्च नहीं करना पड़ता है। और छठा है उच्च गुणों को प्रोत्साहन। अधिनायक तंत्र देशवासियों में देशभक्ति, सहयोग और त्याग के आदर्शों को प्रोत्साहित करता है। जर्मनी तथा इटली इसके अच्छे उदाहरण हैं। सातवां है विकासशील राज्यों के लिए उपयोगी। हंटिंगटन के मतानुसार विकासशील राज्यों में राजनीतिक सहयोग, शिक्षा आदि की वृद्धि के स्थान पर मूलभूत संख्यात्मक ढांचे का निर्माण होना चाहिए तथा इसके लिए एक दलीय शासन या सैनिक अधिनायक तंत्र उपयोगी हो सकता है। जैक्सन ने अपनी किताब में स्पेन के अधिनायक रिवेरा की सफलता का वर्णन करते हुए लिखा है कि स्पेन वासियों के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि रेलें समय पर चली, नए रेल पथ बनाए गए और स्पेन में परंपरागत खच्चर मार्गों की जगह मोटर सड़कों ने ले ली। अधिनायक के अधीन व्यापार उद्योग समृद्ध हुए, कृषि फली फूली और श्रम संकट दूर हो गया। तो ये थे अधिनायक तंत्र के गुण। अब है अधिनायक तंत्र के दोष। उपयुक्त गुणों के होते हुए भी अधिनायक तंत्र को कोई अब समर्थन प्राप्त नहीं है। इसके प्रमुख दोष हैं, वो क्या क्या हैं? पहला दोष है व्यक्तित्व के विकास में बाधा। अधिनायक तंत्र व्यक्तित्व के विकास को रोकता है। क्यों? नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा के भुलावे में डालकर उनकी वास्तविक स्वतंत्रता का अपहरण कर लेता है। मानव जीवन का लक्ष्य केवल भोजन प्राप्त करना नहीं,
वह यह मानव जीवन को एक से ढर्रे पर चलाकर और उसके पूर्णतः राज्य के अधीनी बनाकर मनुष्य के विवेक और स्वतः प्रेरणा का अंत कर देता है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हनन। अधिनायक की व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन करता है। इसमें विचार अभिव्यक्ति की एवं सरकार का विरोध करने की स्वतंत्रता मनुष्य को प्राप्त नहीं है। उनका कार्य केवल अधिनायक की आज्ञा का पालन करना है। इसमें व्यक्ति केवल साधन मात्र बन जाता है। इसके कारण अधिनायक तंत्र में मानव व्यक्तित्व के साथ साथ शिक्षण, साहित्य तथा कला के विकास की संभावनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। तीसरा है विश्व शांति में बाधक। अधिनायक तंत्र उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद का प्रबल विरोधी होता है। इसमें युद्ध और औपनिवेशवादी जो प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। द्वितीय युद्ध में इटली, जर्मनी व जापान के अधिनायकों की विस्तारवादी नीति का परिणाम था। उग्र राष्ट्रीयता की भावना विश्व शांति के मार्ग में बाधा पहुंचाती है। इस पर फ्रेडमैन ने संबंध में लिखा है कि मानव जाति के मध्य हुए सभी भीषण युद्ध किसी न किसी रूप में अधिनायकवादी राज्यों द्वारा ही प्रारंभ किए गए। चौथा है शासन शक्तियों का दुरुपयोग। अधिनायक तंत्र में शक्तियों के केंद्रीकरण तथा किसी भी प्रकार के नियंत्रण के अभाव के कारण शासन शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। अधिनायक अपने विरोधी पर भारी अत्याचार करता है तथा कभी कभी तो ये अत्याचार सीमा पार भी कर जाते हैं। पांचवा है योग्य उत्तराधिकारी की समस्या। यदि पहला अधिनायक कुशल और योग्य शासक हो तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका अगला उत्तराधिकारी भी वैसा योग्य होगा। साधारणतया एक अधिनायक की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर प्राय लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसमें से अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। और छठा है क्रांति की संभावना। अधिनायक तंत्र में सदैव क्रांति की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इसमें शासक को चुनने या हटाने का अधिकार मतदाता द्वारा जनता को प्राप्त नहीं होता है। यही नहीं, इसके अंतर्गत जनमत निर्माण के साधन पर भी अधिनायक तंत्र का नियंत्रण रहता है। अतः शासन की नीतियों के से मतभेद रखने वाले वर्ग क्रांति का सहारा लेते हैं। इस शासन तंत्र में अधिनायक की स्थिति अनिश्चित बनी रहती है। इस पर आशीर्वादम के शब्दों में अनुत्तरदायित्वपूर्ण अधिकेंद्रित राज्य का अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का दमन तथा मानवीय व्यक्तित्व को दबाना, स्वदेश में हिंसा करना, विदेशों पर निर्जलतापूर्ण आक्रमण करना, मानवीय स्वभाव की नृशंस हत्या करना और संपूर्ण लोगों का सैनिकीकरण करना। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र के गुण व दोषों की विवेचना करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शासन का यह रूप कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अधिक उपयोगी प्रतीत होता है। इसे हर समय में तथा सब देशों के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति और जनता के हित की दृष्टि से अधिनायक तंत्र बहुत अनिष्टकारी है तथा आज के युग में विवेकशील बुद्धिजीवी इसका समर्थन नहीं करते हैं। इस पर बेनेडिक्टो क्रॉस ने कहा है कि शक्ति के प्रयोग पर आधारित राज्य पतनोन्मुख राष्ट्र में ही ठहर सकते हैं। ये उन राष्ट्रों में जो प्रगति पर हैं अथवा ऊंचा उठ रहे हैं अल्पकाल के लिए ही ठहर सकते हैं। तो ये थे अधिनायक तंत्र के गुण और दोष। अब अधिनायक तंत्र के गुण और दोषों के बाद में अगला आएगा कि लोकतंत्र का विकल्प अधिनायक तंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता। इसको अपन अगले अध्याय में पढ़ेंगे।